औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर एस्पायरेंट्स। बलूचिस्तान के बंजर पहाड़, सिंध के थरकोले की कानें और पंजाब के लहराते खेतों का तेज़ रफ्तार बहाव। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कदमों तले 10 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद की दौलत दफन है। सैंडेक से रेकोडेक तक और थर से साल्ट रेंज तक हमारी ज़मीन सोना, तांबा और कोयला उगल रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बेपनाह वसाइल के बावजूद हम एक माशी बहरान से दूसरे बहरान की तरफ क्यों जा रहे हैं। रिसोर्स कार्स भाग रहे हैं। क्यों पाकिस्तान की मानियत हमारी तकदीर बदलने की बजाय एक रिसोर्स कार्स बन चुके हैं। तो आज के एक लेक्चर में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का इकोनॉमिक पोटेंशियल और पॉलिसी चैलेंज डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमें हमारे पास किन की वसाइल की कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उनका इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है, और उसके बाद इसके अंडर यूटिलाइजेशन के इम्पैक्ट्स कौन कौन से हैं। तो चलते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान के पास की नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, वो देखेंगे। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमिक रोल्स, कि नेचुरल रिसोर्सेज का इकोनॉमिक रोल क्या है। उसके बाद देखेंगे कि चैलेंज इन नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, कि पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, उनको यूटिलाइजेशन में कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो देखेंगे। उसके बाद इट्स इम्पैक्ट्स ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन, जो हमारे इकोनॉमिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमने यूटिलाइज नहीं किया, उसके कौन कौन से इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर फुल पोटेंशियल, के गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं ताकि हम इसको बराबर इस्तेमाल कर सकें, वो देखेंगे। उसके बाद स्टडी हम ग्लोबल केस स्टडी को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ममालिक ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसा इस्तेमाल करके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गेन की है, तो वो डिस्कस करेंगे। उन्हीं की पॉलिसीज को देखते हुए हम पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड या रिकमेंडेड सोल्यूशन करेंगे फॉर फुल पोटेंशियल्स। तो चलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दादाना ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आए एंड पे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें जो पाकिस्तान की नेचुरल रिसोर्सेज के टॉपिक पर वीडियो बनाना चाह रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। की नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान के पास कौन कौन से की रिसोर्सेज हैं। इसमें जो सबसे पहला की रिसोर्स है वो है एग्रीकल्चर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, इंडस बेसन एरीगेशन सिस्टम। पाकिस्तान की मैशर की बुनियाद इंडस बेसन एरीगेशन सिस्टम पर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड नहरी निज़ाम है। ये महज ज़मीन की आबकारी नहीं करता बल्कि फूड सिक्योरिटी और टेक्सटाइल की बरामदात का ज़ामिन है। CSS के तनाज़ुर में पाकिस्तान की पानी की कमी और नहरी इंतज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान हमारी ज़रूरी रुकावट की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान यानी कमी हमारी ज़रूरी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटीजिनियस इरिगेशन सिस्टम covering approximately 20.2 million hectares of cultivated land। और ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2024 to 25 की रिपोर्ट कह रही है। दूसरे बात जो की रिसोर्स है वो है कोल फील्ड विद 175 मिलियन टन रिजर्व। थर के कोयले के जराये पाकिस्तान की तवानाई के खुद कफालत का अहम हिस्सा हैं। 175 अरब टन के ये जखायर
ना सिर्फ सस्ती बिजली पैदा करने की सह रखते हैं, बल्कि गैस और लिक्विड गैस के खात्मे दरामदी ज़रूरत को भी कम कर सकते हैं। जो हम जो पेट्रोल करते हैं या LNG इंपोर्ट करते हैं, अगर उनका खाता भी कर सकते हैं। फैक्टर नोट करें, थरकोल रिजर्व्स एस्टिमेटेड एट 175 million tons, which is equivalent to combined oil reserves of Saudi Arabia and Iran in terms of energy content। दोबारा नोट कर लें, थरकोल रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड एट 175 million tons, which is equivalent to the combined oil reserves of Saudi Arabia and Iran in terms of energy content। और ये कौन कह रहा है? ये सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी कह रही है। उसके बाद है नेचुरल गैस एंड ऑयल सुई गैस फील्ड खैबर पख्तूनख्वा शेयर रिजर्व्स। सुई गैस फील्ड दहाइयों से हमारी जो इंडस्ट्री का पहिए इंडस्ट्रियल को चला रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के शेल रिसोर्सेज तवानाई के नए उफ़क़ के नए रास्ते खोल रही है। चैलेंज ये है कि मकामी पैदावार में कमी की वजह से महंगाई LNG पर इंसार करना पड़ रहा है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। द ताली एंड नाशापाई ऑयल फील्ड इन KPK demonstrate the untapped potential of Indus Basin Western Flank for reducing oil import bill। The Tali and Nashpa oil fields in KPK demonstrate the untapped potential of Indus Basin Western Flank for reducing oil imports bill। चौथा जो हमारा की रिसोर्स है वो है मिनरल्स, रेकोडेक, कापर, गोल्ड, साल्ट, जिप्सम। रेकोडेक और सेंडेक जैसे मंसूबे पाकिस्तान को आलमी ग्लोबल माइनिंग के नक्शे पर नुमायां कर सकते हैं। तांबा सोना के जरिए हम अरबों डॉलर का जो कहता है कि ज़रिए मुबादला क्या कहते हैं फॉरेन रिजर्व कमा सकते हैं। और नमक जैसे मादनी वसाइल की वैल्यू एडिशन करके हम अरबों रुपए भी कमा सकते हैं। वफाक और सूबाओं के दरमियान कोऑर्डिनेशन और सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ इन वसाइल से फ़ायदा उठाने की बुनियादी शर्त है। वफाकी और सूबाई सूबों के दरमियान हम इन कोऑर्डिनेशन और सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ इन वसाइल से फ़ायदा उठाने की बुनियादी शर्त है। द रेकोडेक प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अनडेवलप्ड कॉपर गोल्ड डिस्पोजिट्स। ये कौन कह रहा है? ये ब्रिक गोल्ड कॉर्पोरेशन कह रही है। द रेकोडेक प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अनडेवलप्ड कॉपर गोल्ड डिपोजिट्स। और ये कौन कह रहा है? ये ब्रिक गोल्ड कॉर्पोरेशन कह रही है। उसके बाद है हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल 60,000 प्लस मेगावाट एस्टिमेट हाइड्रो पोटेंशियल्स। पाकिस्तान के पास 60,000 मेगावाट से ज़ायद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की सस्ती और माहौल दोस्त बिजली का बनाने का सलाहियत है। हवा के मंसूबे ना सिर्फ क्लीन एनर्जी के आलमी हदफ को पूरा करेंगे, बल्कि तवानाई के हसूल के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हवा और सोलर के जो मंसूबे हैं ना सिर्फ क्लीन एनर्जी के आलमी हदफ को पूरा करेंगे, बल्कि तवानाई के हसूल भी कर सकते हैं, जो माशी इस्तेकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान हैज़ ए थियोरेटिकल हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ approximately 60,000 megawatt, but only about 11 megawatt is currently being utilized। कि 60,000 से भी ज़्यादा का हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन हम सभी से 11,000 जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो ये भी अंडर यूटिलाइज प्रोसेस वो है ना। तो ये कौन दे रहा है? ये वापडा एनुअल रिपोर्ट कह रही है। जो आखिरी है वो है फॉरेस्ट एंड फिशरीज, मैंग्रोव हिमालयन फॉरेस्ट, कोस्टल फिशरीज। कोस्टल्स की फिशरीज और हिमालय के जंगलात पाकिस्तान का ग्रीन कैपिटल हैं। मैंग्रोव्स का तहफ़्फ़ुज़ समंदरी कटाव को फ़रोग़ देता है। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए जंगलात का रकबा बढ़ाता है, जबकि मौज तरजीह नहीं बल्कि बका का मसला है। मैंग्रोव का तहफ़्फ़ुज़ समंदरी कटाव को रोकता है
और माहौलियाती तब्दीलियों के असर से बचने के लिए जंगलात का रकबा बढ़ाता है, और इन्हें मौजूद तरजीह नहीं बल्कि हमारे लिए बका का मसला है। फिशरीज की बरामदात से हमें नीली माशत को फ़रोग मिलता है। नीली फिशरीज यानी जो हमारी ब्लू इकॉनमी को वो देता है, फ़रोग देता है, और इसके बारे में अभी इसके ऊपर वीडियो आ चुकी है, तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान कोस्ट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली 1046 किलोमीटर लॉन्ग, प्रोवाइडिंग एन इंक्लूसिव इकोनॉमिक zone rich in marine resources worth at a estimated $1 million annually in export potentials. Pakistan coastline is approximately 1046 kilometer long, providing an exclusive economic zone rich in marine resources which can estimated 1 million annually in export potential। और ये कौन कह रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कह रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कह रही है। ये होगा हमारे की नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान। अभी हम देखते हैं इनका रोल क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में इनका क्या रोल है। सबसे पहला है एग्रीकल्चर सपोर्ट्स। ज़राअत पाकिस्तान की माशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जो GDP का 24% और फूड और 37% आबादी को रोज़गार प्रोवाइड करता है। ये शुबा ना सिर्फ ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है बल्कि हमारी सनतों स्पेशली टेक्सटाइल को भी खाम माल फराम करने का बड़ा ज़रिया है। ठीक हो गया। दूसरा नंबर क्या है इनका रोल, वो है एनर्जी रिसोर्सेज रिड्यूस इंपोर्ट बिल। पाकिस्तान की माशत का बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान की इकानमी का सबसे बड़ा चैलेंज इम्पोर्टेड एनर्जी का बोझ है। यानी हम 25 to 40% जो हमारा जो इम्पोर्ट बिल होता है वो LNG और गैस ऑयल पे होता है, जो हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, जो ट्रेड डेफिसिट का बैस बनता है। हाइड्रो एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी ज़राए की तरक्की से हम ना सिर्फ बिजली की कीमतें कम कर सकेंगे बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात खर्च होने वाले अरबों डॉलर भी बचा सकेंगे। मकामी कोयले के ज़खायर को सहारा उनको इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसका कोड नोट कर बल्कि छोड़ें इसको। भी कहता है मिनरल कैन बूस्ट एक्सपोर्ट्स। एक प्रोजेक्टेड 100 बिलियन ओवर लाइफ डॉलर्स। मादनी वसाइल की तरक्की पाकिस्तान को कर्ज की मायशत से निकालकर आमदन की मायशत में बदल सकती है। जो मिनरल्स रिसोर्सेज की तरक्की पाकिस्तान को कर्ज की मायशत से निकालकर आमदन की मायशत में बदल सकती है। रेकोड के जैसे मंसूबे जिनकी कुल मालियत का तखमीना अरबों डॉलर है, पाकिस्तान को तांबे सोने की आलमी मार्केट तक अहम खिलाड़ी बना सकते हैं। मादनियातों की बरामदी फॉरेन रिजर्व में इजाफा करेंगे बल्कि दौरे और दूसरे इलाकों में इसका जो फैलने का उससे दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी कर सकेंगे। वाटर रिसोर्सेज क्रिटिकल वर फूड सिक्योरिटी। पानी पाकिस्तान की बका और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। पानी पाकिस्तान की बका और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। ज़राअत का 90% से ज़्यादा इंसार दरिया सिंध के उसके ऊपर है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पानी की किल्लत फूड सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज है। उसके बाद है फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज प्रोवाइड रूरल लिवलीहुड्स एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू। जंगलात और फिशरीज का शोबा देहाती इलाकों स्पेशली जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का बुनियादी जरिया है। ब्लू इकॉनमी के तहत समुद्री वसाइल का बेहतर इस्तेमाल हमारी मछली की बरामदात को अरबों डॉलर तक ले जा सकता है। ब्लू इकॉनमी के तहत समुद्री वसाइल का बेहतर इस्तेमाल हमारी मछली की एक्सपोर्ट्स को अरबों डॉलर तक ले जा सकता है। इस तरह जंगलात न सिर्फ लकड़ी फराहम करते हैं बल्कि कार्बन के जरिए आलमी फंड के असूल का भी रास्ता खोलते हैं। कार्बन क्रेडिट्स के जरिए वो कहता है इसी तरह पहले फिशरीज करती हैं, दूसरे जंगलात ना सिर्फ लकड़ी पैदा फराहम करते हैं बल्कि कार्बन क्रेडिट्स के जरिए आलमी फंड के असूल का रास्ता भी खोलते हैं।
तो ये हो गया हमारा 5 रूल्स हैं इकोनॉमी के नेचुरल रिसोर्सेज का। अभी हम देखते हैं कि जल यूटिलाइजेशन, पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज तो हम इनको यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे। इनमें जो सबसे पहला जो चैलेंज है वो है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी गैप्स। पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद मशीनरी और ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क की कमी कुदरती वसाइल की तलाश में बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान में जदीद मशीनरी, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क की कमी कुदरती वसाइल की तलाश में बड़ी रुकावट है। आज भी हम रिसोर्सेज को निकालने के लिए रवायती तरीकों पर इंसार करते हैं, जिससे न सिर्फ खाम माल ज़ाया होता है बल्कि लागत में भी इजाफा होता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान माइनिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स लेस देन 1% टू GDP, largely due to an extraction wastage rate of 45 to 50% caused by outdated blasting and processing techniques। दोबारा नोट कर लें। पाकिस्तान माइनिंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स लेस देन 1% ऑफ GDP, 1% भी कम करता है। लार्जली ड्यू टू एन एक्सट्रैक्शन वेस्टेजेस, यानी जब हम नेचुरल रिसोर्स निकालते हैं तो निकालते हुए क्या कहता है 45 to 50% जो हमारी वेस्ट हो जाती है, काज्ड बाई आउटडेटेड ब्लास्टिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स। और ये कौन कह रहा है सोर्स? ये पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कह रही है। दूसरा है पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी और रेगुलेटरी हर्डल्स। हुकूमतों की तब्दीली के साथ पॉलिसियों का बदल जाना सरमायाकारों के एतमाद को ठेस पहुंचाता है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात की कशमकश और 18वीं तरमीम के बाद तनाज़ात ऐसे अवामिल हैं जो बड़े मनसूबों को बरसों तक डिले करते हैं। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। Pakistan ranks 108 in World Bank Ease of Doing Business Index। पाकिस्तान रैंक्स 108 in World Bank Ease of Doing Business is World Bank's Ease of Doing Business Index with significant delays in issuing mining leases and environmental permits, often taking 2 to 4 years for approvals। और ये कौन कह रहा है? ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। उसके ये दो चैलेंज ये हो गया, पॉलिसी कंसिडरेशन, रेगुलेटरी हर्डल्स है, ये रेट टेपिज्म है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। तीसरा है सिक्योरिटी इश्यूज एंड रिसोर्स रिच रीजन, सिक्योरिटी इश्यूज इन रिसोर्स रिच रीजन्स। पाकिस्तान के अक्सर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं दो इलाकों में बलोचिस्तान और कबायली इलाके शामिल हैं, यानी ट्राइबल एरियाज हैं, जहां अमन और अमान की सूरत एक बड़ा चैलेंज है। वो कहता है एक्सट्रीमिज्म और मकामी आबादी के तफावत की वजह से गैर मुल्की माहरीन वहां काम करने से कतराते हैं। टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और मकामी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से गैर मुल्की इन्वेस्टर वहाँ काम करने से कतराते हैं। वसाइल की इन गैर मुनसिफाना तकसीम ये सबसे बड़ी वजह है। तो इसका फैक्टर नोट कर लें। बिटवीन 2018 एंड 2023 के 2018 से 2023 के दरमियान नमलिस अटैक टारगेटेड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी कन्वेज इन बलोचिस्तान, significantly increasing the security premium or operational cost of foreign funds, significantly increasing the security premium or operational cost for foreign funds। और ये कौन कह रहा है? ये साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल कह रहा है। उसके बाद नंबर चौथा चैलेंज वो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल क्लाइमेट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का बायस बन रहा है। कोयले की माइनिंग और बड़े डैमों की तमीर से जंगलात की कटाई और आबी आलूदगी जैसे मसाइल जन्म ले रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान क्लाइमेट तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है, इसलिए वसाइल की तरक्की और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। यह एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। वसाइल की तरक्की और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन रखना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। पांचवा कौन सा की चैलेंज है? करप्शन एंड लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। करप्शन और नेपोटिज्म कुदरती वसाइल के मायदों में शफाफियत को ख़त्म कर देते हैं। करप्शन और नेपोटिज्म कुदरती वसाइल के मायदों में ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर देते हैं। हिडन क्लाजेज और गैर मुनसिफाना रियलिटी के मुआहदे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं। हिडन क्लाजेज और गैर मुनसिफाना रियलिटी के
रॉयल्टी होती है कि जहाँ निकला उसको उतने % अवाम को पैसे देंगे, कि मुआहदे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं। जब तक वसाइल की नीलामी और आमदन के इस्तेमाल में शफाफियत नहीं आएगी, तब तक ये दौलत आम आदमी की फलाह बहबूद की बजाय सिर्फ चंद हाथों तक महदूद रहेगी। जब तक वसाइल की नीलामी और आमदन के इस्तेमाल में शफाफियत नहीं आएगी, तब तक ये दौलत आम आदमी की फलाह बहबूद की बजाय सिर्फ चंद हाथों तक महदूद रहेगी। तो इसका कोड नोट कर लें। करप्शन इज ए कैंसर दैट इट्स अवे एट ए सिटीजन फेथ इन डेमोक्रेसी, अरोड्स द इंस्टिंक्ट फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। दोबारा नोट कर लें, करप्शन इज ए कैंसर दैट इट्स अवे, जो खा जाता है, एट ए सिटीजन फेथ इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का वो फेथ यकीन खा जाता है, अरोड्स द इंस्टिंक्ट फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। और ये कौन कह रहा है? जो बाइडेन ने कहा था। 5 चैलेंज हो गए। लास्ट चैलेंज है वो है लिमिटेड प्राइवेट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कुदरती वसाइल की दराफ्त के लिए भारी सरमायाकारी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दरकार होती है, जो पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और क्रेडिट रेटिंग में कमी की वजह से आलमी कंपनियां यहाँ सरमायाकारी से गुरेज करती हैं। निजी शोबे की हौसला अफजाई और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जैसे इकदाम इस खिलाफ को पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं। निजी शोबे की हौसला अफजाई और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जैसे इकदाम इस खिलाफ को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया हमारे की चैलेंज इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। क्या कौन से चैलेंज है? अभी हम देखते हैं कि इसकी वजह से इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन के, हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, अगर हमने इनको अभी तक प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया, इसकी वजह से हमारे पास कौन कौन से इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहला जो इम्पैक्ट आ रहा है वो है परसिस्टेंट एनर्जी क्राइसिस एंड लोड शेडिंग। कुदरती वसाइल स्पेशली हाइड्रो और कोयले के ज़खायर का मुकम्मल इस्तेमाल ना होना मुल्क में तवानाई के मुस्तकबिल यानी परमानेंट एनर्जी क्राइसिस का बहस बन रहा है। जब लोकल रिसोर्सेज बराए कार नहीं लाए जाते तो बिजली की पैदावार तलब से कम रह जाती है, जिसके नतीजे में लोड शेडिंग इंडस्ट्रीज को जो है मफलूज कर देती है। ये सूरत हाल ना सिर्फ मियार ज़िंदगी को मुतासर करती है बल्कि मुल्क की पैदावारी ग्रोथ में भी कमी लाती है। नंबर 2 है हैवी रिलायंस ऑन कॉस्टली फ्यूल इंपोर्ट्स। हैवी रिलायंस ऑन कॉस्टली फ्यूल इंपोर्ट्स कितनी है? 16 बिलियन इन 2022 to 23। अपने गैस और तेल के ज़खायर तलाश न करने का खमियाजा हमारी भारी इंपोर्ट बिलों की ज़रूरत में भुगतना पड़ता है। हमें भारी इंपोर्ट बिलों की सूरत में भुगतना पड़ता है। 2023 और 2022 से 23 में $16 अरब से ज़ायद का इंजन बरामद करना पड़ा, जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पर एक बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त बोझ है। यही नसार हमारी फॉरेन पॉलिसी और इकनॉमिक सॉवरेनिटी को भी कमज़ोर करता है, क्योंकि हम आलमी मंडियों की कीमतों के रहम करम पर चलते हैं। ग्लोबल मार्केट की कीमतों के रहम करम पर चलते हैं। इसका अंदाज़ा ये लगा लें कि अभी हमारा जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती हमें हर दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ रही होती है। उसके बाद है लो जीडीपी ग्रोथ ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिस्ट्रप्शन। वसाइल की कमी के बहस सनती तरक्की को गैस और बिजली के फराहमी में तखीर डिले पैदा होता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग की शरह ग्रोथ कम हो जाती है। जब कारखाने अपनी पूरी सलाहियत पर काम नहीं कर पाते तो जो मजमूई जीडीपी है प्राय रात मुतासिर होती है। जो हमारी जो है जीडीपी मुतासिर होती है। इसका फैक्ट नोट कर लें। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन पाकिस्तान कंस्ट्रक्टेड यानी कम हुई है बाई 3.75 यानी 0.4% इन 2022 से 23, प्राइमरली ड्यू टू हाई एनर्जी कास्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स। और ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। चौथा जो इम्पैक्ट है वो है रूरल पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान के अक्सर कुदरती वसाइल देहाती और पसमानदा इलाकों में पाए जाते हैं। इन वसाइल को डेवलप न करने से मकामी आबादी रोज़गार के सुनहरी मौक़ों से महरूम रह जाती है। मादनियात और ज़राअत में सरमायाकारी की कमी देहाती इलाकों में गुर्बत को बढ़ा देती है, जिससे बड़े शहरों पर आबादी का बोझ बढ़ता है और सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होती है।
तो इसका फैक्ट नोट कर लें। ओवर 37% of Pakistan's population lives in multi-dimensional poverty, with the highest concentration in resource-rich but underdeveloped regions like rural Balochistan and Sindh. Over 37% of Pakistan's population lives in multi-dimensional poverty, with the highest concentration in resource-rich but underdeveloped regions like Balochistan and Sindh. और ये कौन कह रहा है? ये यूएनडीपी पाकिस्तान की रिपोर्ट है। उसके बाद है ट्रेड डेफिसिट प्रेशर। जब हम अपने वसाइल बरामद करने की बजाय बुनियादी ज़रूरियात की अशिया जैसे जो एडिबल ऑयल या ईंधन इंपोर्ट करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। वसाइल के अंदर यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि हम ग्लोबल मार्केट में कुछ बेचने के काबिल नहीं रहते। वसाइल की अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि हम अपने जो वसाइल जो हैं इंपोर्ट जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम ग्लोबल मार्केट में बेचने के काबिल नहीं रहते, लेकिन खरीदने पर मजबूर हैं। ये जो बार बार इंपोर्ट करते हैं तो ये मुसलसल हमारे खसारे को बढ़ा रहा है, ट्रेड डेफिसिट को बढ़ा रहा है। नंबर 6 जो इम्पैक्ट आ रहा है वो है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन ग्लोबल मिनरल मार्केट्स। आलमी सतह पर इस वक्त लिथियम, तांबे और कोबाल्ट जैसे मादनियात की मांग में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान अपने मादनी शोबे को फाल न करके अरबों डॉलर की इस ग्लोबल मंडी से फायदा उठाने का मौका गंवा रहा है। पाकिस्तान अपने को मादनी शोबे को फाल यानी एक्टिव न बनाकर अरबों डॉलर की आलमी मंडी से फायदा उठाने का मौका गंवा रहा है। रिकोडेक जैसे मंसूबों में ताखीर ने हमें आलमी सप्लाई चेन का हिस्सा बनने से रोक दिया है। रिकोडेक जैसे मंसूबों में ताखीर ने हमें आलमी सप्लाई चेन का हिस्सा बनने से रोक दिया है। तो इसका फैक्ट नोट कर लेते हैं। द ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स इज एक्सपेक्टेड टू रीच 4 बिलियन बाय द 2030 कि 400 बिलियन डॉलर तक एक्सपेक्टेड है कि जो ये मिनरल वो है मार्केट है। येट पाकिस्तान शेयर रिमेन्स नेग्लिजिबल डिस्पाइट हैविंग वास्ट अनटैप्ड डिपॉजिट्स। और ये कौन कह रहा है? ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही है। ये हमारे वो क्या इम्पैक्ट्स अभी हम देखते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर फुल प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं ताकि हम अपने मिनरल्स को इस्तेमाल कर सकें। जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो है सी पैक एनर्जी प्रोजेक्ट। 35 मिलियन प्लस इन्वेस्टमेंट। सी पैक के तहत तवानाई के मंसूबे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी गैर मुल्क इन्वेस्टमेंट हैं। 35 अरब डॉलर से ज़्यादा के ये मंसूबे न सिर्फ बिजली की कमी को दूर करने के लिए शुरू किए गए थे बल्कि इनका मकसद तवानाई के मिक्स को बेहतर बनाना भी है। इन मंसूबों की कामयाबी सनती तरक्की और एक्सपोर्ट्स में इजाफे के लिए एक बेहतरीन बेस फराहम करता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। अंडर सी पैक energy projects with a total capacity of 11,648 megawatt has been planned, out of which are 8,000 megawatts are already operational. दूसरा था रेकोडेक रिवाइवल एग्रीमेंट 2022 विद बैरक गोल्ड। रेकोडेक मुआहदे की बहाली पाकिस्तान की कानूनी की तारीख में एक बहुत बड़ा संग मील है, यानी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रेकोडेक मुआहदे की बहाली पाकिस्तान की माइनिंग की तारीख में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बैरक गोल्ड के साथ ये शराकतदारी न सिर्फ बलूचिस्तान में खरबों रुपए की सरमायाकारी लाएगी बल्कि आलमी सरमायाकारों को भी ये पैगाम देगी कि पाकिस्तान अब बड़े मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। द रेकोडेक प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट ओवर 8,000 jobs during peak construction and involve a total investment of approximately $7 million. The Recodec project is expected to create over 8,000 jobs during peak construction and involve a total investment of approximately
$7 बिलियन। और ये कौन कह रहा है? बैरेक गोल्ड कॉर्पोरेशन प्रेस रिलीज कह रही है। उसके बाद है थरकोल फेज 2 डेवलपमेंट। थरकोल फेज 2 का मकसद लोकल कोयले से बिजली पैदा करने की सलाहियत को बढ़ाना है। ये मंसूबा इंपोर्टेड कोयले पर इंसार कम करने और सस्ती बिजली की फराहमी के लिए इंतहाई अहम है। माइनिंग और पावर प्लांट्स की तोसी से न सिर्फ जो सर्कुलर डेप्थ है वो कम होगा, बल्कि पाकिस्तान तवानाई के लिहाज से खुद कफील होने की तरफ तेजी से बढ़ेगा। माइनिंग और पावर प्लांट्स की तोसी से फेज 2 से ना सिर्फ हमारा जो सर्कुलर डेप्थ है वो कम होगा, बल्कि पाकिस्तान तवानाई के लिहाज से खुद कफील होने की तरफ भी तेजी से बढ़ेगा। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। द एक्सपेंशन ऑफ थरकोल ब्लॉक 2 हैज रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन टू एज लो एज 5 to 7 cents पर यूनिट, सिग्निफिकेंटली चीपर देन इंपोर्टेड फ्यूल प्लांट्स। और ये कौन कह रहा है? ये सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी कह रही है। उसके बाद है चौथा जो पॉलिसी है वो है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2029 to 24, टारगेटेड 30% रिन्यूएबल एनर्जी बाय द 2030। हुकूमत की रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी क्लाइमेट चेंज से निपटने और माहौल दोस्त बिजली पैदा करने का एक जामिया रोड मैप है। हुकूमत की रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी क्लाइमेट चेंज से निपटने और माहौल दोस्त बिजली पैदा करने का एक रोड मैप है। 2030 तक 30% बिजली हवा, सूरज और बायोमास से हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये पॉलिसी न सिर्फ इंपोर्ट फ्यूल का बोझ कम करेगी, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की ग्रीन इमेज को भी बेहतर बताएगी। और जो लास्ट में जो पांचवी पॉलिसी है पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो है नेशनल वाटर पॉलिसी ऑन गोइंग इम्प्रूव एरीगेशन तकनीक। नेशनल वाटर पॉलिसी पाकिस्तान में पानी की बढ़ते हुए क्राइसिस से निपटने के लिए एक पहला अहम एजेंडा है। इसका मकसद जो है वाटर रिजर्व्स की तहमीर, नहरी निज़ाम की मरम्मत और आबपाशी के तरीकों में जिद्दत लाना है। ये पॉलिसी ज़राअत की पायदारी और फूड सिक्योरिटी के लिए ढाल का काम करेगी। ये पॉलिसी ज़राअत की उसकी स्टेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी के लिए एक ढाल यानी उसको बचाने का काम करे, जिससे ज़ाया होने वाले पानी का बचाकर ज़राई पैदावार बढ़ाई जा सकेगी। जिससे ज़ाया होने वाले पानी को बचाकर ज़राई पैदावार बढ़ाई जा सकेगी। ये तो हो गया हमारे पास गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर फुल पोटेंशियल। इससे हम रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं, लिक्विड से माइनिंग की तरफ जा रहे हैं, थरकोल से हम जो हमारे जो कोयले के उनको यूज़ कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के जरिए हम फिर वही रिन्यूएबल एनर्जी के 30% हम वो कर रहे हैं। उसके बाद नेशनल वाटर पॉलिसी हमारी जो फूड है, फॉरेस्ट्री है और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हम बचा रहे हैं। तो इसमें मोस्टली जो है अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। हम देखते हैं ग्लोबल केस स्टडीज फॉर बेस्ट नेचुरल रिसोर्स यूज करने के लिए। सबसे पहले है वो है नॉर्वे, सस्टेनेबल ऑयल फंड इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर जनरेशन। नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल दुनिया के लिए कुदरती वसाइल की बेहतरीन इस्तेमाल की एक मिसाल है। नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल दुनिया के लिए कुदरती वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए एक मिसाल है। नॉर्वे ने अपने तेल और गैस से हासिल होने वाले तमाम आमदन को फौरी खर्च करने की बजाय खुद मुख्तियार कहता है सॉवरन वेल्थ फंड में सरमायाकारी की है, ताकि आने वाली नस्लों को मुस्तकबिल महफूज हो सके। ये मॉडल माशरत में महंगाई और करप्शन का बहस से बचाती है। इन्होंने इस्तेमाल किया है सॉवरन वेल्थ फंड में इन्वेस्ट कर दे, ताकि जो आने वाली उनको फ्यूचर के लिए बनाया जा सके। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि हमारे जो अर्निंग है इससे नेचुरल रिसोर्सेज से आ रही है, इनको हम फ्यूचर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा है चाइल्ड ट्रांसपेरेंट कॉपर रेवेन्यूज फंडिंग सोशल प्रोग्राम्स। चिली जो दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसने अपने मैदनी वसाइल को सोशल तरक्की के लिए इस्तेमाल करने के कामयाब मॉडल पेश किया है। चिली की सरकारी कंपनी तांबे की आमदन का एक बड़ा हिस्सा बराह रास्त अवामी फलाह बहबूद और तालीम और अस्पतालों के नेटवर्क पर खर्च करती है। चिली की सरकारी कंपनी तांबे की आमदन का एक बड़ा हिस्सा बराह रास्त अवामी
वेलफेयर, तालीम और अस्पतालों के नेटवर्क पर खर्च करती है। इनकी कामयाबी और इदाराई जो है इंस्टीट्यूशनल मजबूती में अहम किरदार अदा करती है। इन्होंने तांबे की कीमतों में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया हुआ है। तो हमें भी इसी तरह चाहिए कि जो इनसे आने वाली अर्निंग हम पब्लिक की सोशल वेलफेयर, एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्ट करें, ताकि इससे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर होंगे, हमारे स्किल्ड बच्चे पैदा होंगे, सेहतमंद बच्चे होंगे, जिससे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ कर सकेंगे। ये चिली हो गया। उसका देखते हैं हम पाकिस्तान के रिकमेंडेशन के, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान को सबसे पहले जो है वो है डेवलप इंटीग्रेटेड नेशनल रिसोर्स पॉलिसी विद क्लियर टारगेट्स। डेवलप इंटीग्रेटेड नेशनल रिसोर्स पॉलिसी विद क्लियर टारगेट्स। पाकिस्तान को एक ऐसा इंटीग्रेटेड कॉमन पॉलिसी की जरूरत है जो ज़राअत, मादनियात और तवानाई को एक ही विजन के तहत यकजां करे। मौजूदा बिखरी हुई पॉलिसियाँ वसाइल के ज़िया का बहस बनती हैं। एक मरकजी रोड मैप जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अहदाफ वाज़ेह हों, सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और कौमी वसाइल की बेहतरीन माशी असूल को यकीनी बनाए। कौमी वसाइल की बेहतरीन माशी असूल को यकीनी बनाए। दूसरी कौन सी करना चाहिए पॉलिसी के अलावा? अट्रैक्ट FDI थ्रू रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एंड ट्रांसपेरेंसी। वो कहता है कि गैर मुल्की FDI के बगैर बड़े मंसूबे जैसे की तकमील नामुकम्मल है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बगैर बड़े मंसूबे जैसे रुकड़ की तकमील नामुकम्मल है। हमें पेचीदा और रेड टेपिज्म को ख़त्म करके एक सिंगल विंडो ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और कानूनी सिक्योरिटी वो कलीदी अवामिल हैं जो ग्लोबल कंपनियों को पाकिस्तान लाने और यहाँ सरमायाकारी बरकरार रखने में मजबूर करेंगी। कहता है ट्रांसपेरेंसी और लीगली जिनको लीगल सिक्योरिटी है वो कलीदी कहते हैं पैरामीटर्स हैं जो ग्लोबल कंपनियों को पाकिस्तान अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ सरमायाकारी करने पर मजबूर करेंगे। नंबर 3 है वो है इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से पैदा उठाने के लिए मुझे ज़मीन खोदना काफ़ी नहीं, बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और स्किल्ड फोर्स पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को माइनिंग, इंजीनियरिंग और जियो इकोनॉमिक्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास अपने माहिरीन मशीनरी चलाने के काबिल नहीं होंगे, हम गैर मुल्की फर्मों पर इंसार करते रहेंगे। क्या पाकिस्तान को अपनी माइनिंग, इंजीनियरिंग और जियो टेक्नोलॉजी में R&D करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास अपने माहिरीन लेटेस्ट मशीनरी चलाने के काबिल नहीं होंगे, तब तक हम गैर मुल्की फर्मों पर इंसार करते रहेंगे। लेकिन जब हमारे इंजीनियर काबिल हो जाएंगे तो हम जो फॉरेन फार्मलैंड को हम बाहर निकाल देंगे, तो हमारी जो अर्निंग है वो सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल होगी। नंबर 3 है वो है स्ट्रेंथन प्रोविंशियल फेडरल कोऑर्डिनेशन ऑन रॉयल्टीज़। 18वीं तरमीम के बाद वसाइल की मलकियत और रॉयल्टी की तकसीम पर वफाक और सूबों के दरमियान हम मांगी वक्त की अहम ज़रूरत है। कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को एक्टिव रोल अदा करना चाहिए और वो क्या करे, रॉयल्टी के तनाज़ात को हल करे, तरक्याती कामों में जो रुकावट ना पैदा हों। वसाइल से हासिल होने वाली आमदन का बड़ा हिस्सा इस सूबे पर खर्च होना चाहिए, चाहे वो जहाँ से वो पैदा हो रहे हैं। वसाइल से हासिल होने वाली जो अर्निंग है का बड़ा हिस्सा उसी सूबे पर खर्च होना चाहिए जहाँ से वो पैदा हो रहे हैं। उसके बाद है प्रमोट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। प्रमोट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। वसाइल निकालने का अमल माहौल दोस्त होना चाहिए, ना कि दुश्मन नहीं होना चाहिए। हमें ग्रीन माइनिंग और सस्टेनेबल आपाशी के तरीके अपनाने चाहिए। उसके बाद 6 जो है बिल्ड स्ट्रेटेजिक रिजर्व एंड स्टेबलाइज प्राइसिंग। बिल्ड स्ट्रेटेजिक रिजर्व एंड स्टेबलाइज प्राइसिंग। आलमी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव से बचने के लिए पाकिस्तान को तेल, गैस और ज़रूरी मादनियात के कहते हैं ज़खायर अपनाने चाहिए।
स्ट्रेटेजिक रिजर्व अपनाने चाहिए। आलमी मंडियों में कीमतों के उतार चढ़ाव से बचने के लिए पाकिस्तान को तेल, गैस और दूसरी मादनियात के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बनाने चाहिए। ये ज़खायर इमरजेंसी हालात और सप्लाई चेन में डिले के वक्त मैशत को सहारा देंगे। कीमतों में इस्तेकाम से मकामी सनतों को अपने अखराजात का दुरुस्त तखमीना लगाने और लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी करने में मदद देंगे। तो हमें क्या करें, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने चाहिए। तो ये हमारे हो गए आज के लेक्चर्स, ये हमारा वे फॉरवर्ड था हुकूमत पाकिस्तान के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो हमारे जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले की रिसोर्सेज बताए हैं, उसके बाद वो कहता है कि इनका इकोनॉमिक रोल क्या है, कि वो पहुँच सकता है कि हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज का इकोनॉमिक किरदार क्या है। उसके बाद मैंने कहा है कि चैलेंज क्या है पाकिस्तान को, इनको अंडर यूटिलाइज क्यों है, फिर इस वजह से इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, अंडर यूटिलाइज के इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं। फिर हमने गवर्नमेंट पाकिस्तान की पॉलिसीज देखी हैं कि वो इनको इस्तेमाल करने वाले कौन कौन सी पॉलिसीज और इनिशिएटिव स्टार्ट किए हुए हैं। फिर आपने ग्लोबल चैलेंज वो बताया हुआ है, 2 ग्लोबल केस स्टडीज बताई है कि उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद हमने उन्हीं से एक केस रिकमेंडेशन निकाली है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसको कैसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपको किस टॉपिक पर नई अगली वीडियो चाहिए इस तरह डिटेल। तो वीडियो देखने के लिए सब भाइयों का शुक्रिया। वस्सलाम।